गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत अर्जेंट था। तो आज मैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसको करने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जल्द से जल्द। और अब से रेगुलर वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगी, सो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न यहाँ पे है, सीटेट का, यूपी टेट का और अन्य स्टेट लेवल के एग्ज़ाम का। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। कौन सा ऐसा अवस्था है जो कि जिसमें समाजीकरण करना बहुत ही जटिल हो जाता है? एक किशोरावस्था के दौरान, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा प्रौढ़ावस्था के दौरान या चौथा व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, किशोर जो होते हैं, किशोर किशोरियां जो होती हैं, उनके विचारों में और उनके अभिभावक और शिक्षकगण के विचारों में बहुत ही ज़्यादा अंतर आ जाता है। अभिभावक जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स और टीचर जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं और इसीलिए वो लोग सारे रूल रेगुलेशन बताते हैं किशोरों को, किशोरियों को। लेकिन जो उस एज के बच्चे होते हैं वो उन चीज़ों को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उनके विचार कुछ अलग हो जाते हैं। तो इस कारण से जो है मतभेद होता है, किशोर किशोरियाँ जो है अगेंस्ट हो जाते हैं उनके विचारों से और उनके कोई भी बात मानने में। इसलिए किशोरावस्था में जो है वो समाजीकरण करना अधिक गहन और जटिलता का काम है। इसलिए राइट ऑप्शन होगा किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो अल्पवयस्क वाले बच्चे हैं उनके अधिगम में अभिभावक की कैसी रोल होनी चाहिए, क्या रोल होनी चाहिए? एक निषेधात्मक, सेकंड अग्र सक्रिय, तीसरा संवेदनात्मक या चौथा उदासीन। देखिए आपको ऑप्शन देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर तो जो थर्ड है वो राइट होगा यहाँ पे, कि संवेदनात्मक होना चाहिए। जो अभिभावक है वो संवेदना से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेदनात्मक। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? खेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है, तो वो विद्यालय में क्यों उचित है, ये ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये ध्यान दीजिए, ये यूपी टेट नवंबर 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, दूसरा यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तीसरा यह समय बिताने में सहायक होगा या चौथा यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ शारीरिक रूप से सशक्त नहीं करता है खेल, बल्कि विद्यालय में हम बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट कर पाए, एक बालक दूसरे बालक के साथ कैसे एडजस्ट कर पाए, लीडरशिप कैसे कर पाए, सहयोग कैसे कर पाए और बैलेंस अपने आप को कैसे कर पाए हर स्थिति में। जैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सांवेगिक रूप से कैसे बैलेंस कर पाए, ये भी हम लोग खेल के द्वारा सीखते हैं। इसीलिए विद्यालय में खेल का होना बहुत ही उचित है। सिर्फ खेलना जो है शारीरिक रूप से सशक्त नहीं बनाता, बल्कि यह सहयोग और संतुलन का विकास भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? एक अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा औपचारिक शिक्षा का, तीसरा गैर औपचारिक शिक्षा का या चौथा दूरस्थ शिक्षा का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप सबको पता है कि परिवार जो होते हैं एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होते हैं, ठीक है। ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यूपी टेट नवंबर 2011 का क्वेश्चन। इससे पहले यूपी टेट नवंबर 2011 ही का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे, क्या करके वो सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है, विकास कर सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोलता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। दूसरा, अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित कर। तीसरा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। या चौथा, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। देखिए सिर्फ महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर हम किसी के अंदर सोशलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए उसको प्रैक्टिकली समझाना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ गलत है। सेकंड है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। अनुभूति से ज़्यादा है कि प्रैक्टिकल किसी को चीज़ को देख के बच्चा अनुकरण करके जब सीखता है तब ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है, तब सामाजिक मूल्यों का विकास ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 है आदर्श रूप से बर्ताव कर। हाँ, ये ऑप्शन सबसे राइट है। आदर्श रूप से बर्ताव करके कैसे सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है एक शिक्षक। जैसा कि हम जानते हैं जो बालक होते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। तो जैसा टीचर करेंगे वैसे ही स्टूडेंट भी सीखेंगे। इसीलिए सबसे पहले टीचर का बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए। टीचर की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनका रहन सहन, पर्सनालिटी, बात करने का तरीका, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और उसी को देखकर बालक फिर सीखेंगे और इस तरह से सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट है। आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। कहानियाँ अगर आप ज़्यादा सुनाएंगे तो बच्चे एक तो बोर हो जाएंगे, ऊपर से वो प्रैक्टिकल ही नहीं सीख पाएंगे कि हाँ अगर किसी से अच्छा बात करना है तो कैसे करना है, आपका रहन सहन बर्ताव कैसा होना चाहिए। जब तक आप उसको करके नहीं दिखाएंगे तब तक बालक सीखेगा नहीं। इसीलिए पहले शिक्षक को करना चाहिए अच्छा बर्ताव, तब बालक सीखते हैं और तब सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी यूपी टेट नवंबर 2011 का क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। विद्यार्थियों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 1, उत्तरदायित्व की अनुभूति। 2, ईमानदारी। 3, सहभागिता। या 4, आज्ञाकारिता। उत्तरदायित्व की अनुभूति तो कम उम्र के बालक में नहीं आ पाएगा। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे ही उसको उत्तरदायित्व की अनुभूति होगी। ईमानदारी तो हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी की बात ना माने, कोई कार्य अभिभावक और शिक्षक के चलाए हुए मार्ग पे ना चले, तो वैसी ईमानदारी कोई काम की नहीं होती। 3 है सहभागिता और 4 है आज्ञाकारिता। देखिए आज्ञाकारिता यहाँ पे क्यों बेस्ट ऑप्शन हमको लग रहा है, क्योंकि जब विद्यार्थी सबसे पहले आज्ञाकारी होना चाहिए। ईमानदार सब हो सकते, उत्तरदायित्व की अनुभूति भी सब में होनी मतलब हो सकती है, सहभागिता भी सब में हो सकती है। लेकिन जो बालक शिक्षक के बताए हुए रास्ते पर चलता है, शिक्षक के द्वारा बताए गए गुणों को अर्जित करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, अपने अभिभावक और शिक्षक के आज्ञा का पालन करता है, तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अभिभावक जो होते हैं और शिक्षक जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनको समाज का बहुत ही पता होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कि कैसे रहना चाहिए, कौन से समाज का रूल रेगुलेशन है, कैसे अपना सोशलाइजेशन को विकसित किया जाए। इसीलिए अगर हम उनकी बात मानेंगे, अगर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम सही रास्ते पे चलेंगे। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके द्वारा बालक में सारे विकास के आयाम होंगे। तो इधर पे राइट ऑप्शन होगा आज्ञाकारिता, ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। चेतन के 3 स्तर हम लोग किस में पढ़े थे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। ये 8 जुलाई 2011 का क्वेश्चन है। 8 का मतलब राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सिद्धांत में ये कहा गया है कि मानव मस्तिष्क जो है एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो मानव मस्तिष्क के 3 स्तर किसमें बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, जिसमें हम लोगों ने मन के विश्लेषण करने के लिए 3 सिद्धांत पढ़े थे, है ना। उसको आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ये बीटेट अप्रैल 2011 का क्वेश्चन है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ठीक है। देखिए सारा इसमें आपको मिल जाएगा, जितना भी मैं प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगी उसमें यूपी टेट का, सी टेट का, बी टेट का, हरियाणा टेट का, सारा स्टेट लेवल का एग्जाम और सारे सेंट्रल सीटेट का एग्जाम का जितने भी क्वेश्चन है वो सब मिक्स रहेगा और आपको सारे ही टच करने होंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे ही टच करने होंगे। ये नहीं कि ये बीटेट का क्वेश्चन है तो ये सीटेट में नहीं आएगा, कोई भी ठीक नहीं है बीटेट का भी क्वेश्चन उठा के सीटेट में दे सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वालों में। इसीलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि मेरा जहाँ से क्वेश्चन उठेगा वहाँ से हम बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन पे आइए ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हमारी कितनी संस्था होती है? परिवार संस्था होती है, विद्यालय संस्था होती है, पड़ोस संस्था होती है जो हमारा विकास करता है। तो कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? एक ऑप्शन नंबर 1 परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा पड़ोस या चौथा इनमें से कोई नहीं। परंपराओं का हस्तांतरण तो हम लोग को सबसे पहले और सबसे ज्यादा परिवार से मिलता है ना, कि हमारी परंपरा क्या है, हमें उसका पालन कैसे करना चाहिए, ये सब हम लोग कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बेस्ट है और राइट है, परिवार, ठीक है। परंपराओं का हस्तांतरण कौन सबसे ज्यादा करता है? हमारा परिवार, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ये सीजीटेट जुलाई 2011 का क्वेश्चन है, चंडीगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सामाजिक अधिगम कैसे आरंभ होता है? 1 अलगाव से, 2 सेकंड भीड़ से, या 3 संपर्क से, या 4 दृश्य श्रव्य सामग्री से। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे अंदर सोशलाइजेशन कैसे आरंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि अलगाव से। अगर हम पूरे सोसाइटी से अलग हो जाएंगे तो हमारे अंदर सोशलाइजेशन कैसे आएगा? समाज में कैसे एडजस्ट करना है, समाज के क्या परंपराएं हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, कौन कौन सा सिद्धांत है, ये हमें अलग रहने से तो नहीं पता चलेगा। भीड़ में हम लोग कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से, तो भी नहीं हो पाएगा। 3 है संपर्क से। ये राइट ऑप्शन इसलिए है कि सामाजिक अधिगम, समाज के बारे में पढ़ने के लिए, अधिगम करने के लिए हम लोग को संपर्क का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हमारा परिवार के साथ हमारा संपर्क हो, या हमारे मित्र के साथ हो, या पास पड़ोसी, विद्यालय में कोई शिक्षकगण, स्टूडेंट, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं उनके साथ हमारा संपर्क होना, हमारा कांटेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, और तब जाकर हम सामाजिक अधिगम को सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। बच्चे और वयस्क कहाँ से सीखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया? ये पीटेट जुलाई 2011 का क्वेश्चन है, पंजाब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 परिवार से, 2 विद्यालय से, 3 श्रेष्ठ जनों से, या 4 इन सभी से। देखिए हम लोग जैसा कि पढ़े हैं
कि परिवार, विद्यालय और श्रेष्ठ जन तो हमारे परिवार और विद्यालय में ही आएंगे। तो ये जो है, ये संस्थाएं जो है वो मेन ऐसे एजेंट है जहाँ से बच्चे और वयस्क जो है समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इन सभी से, परिवार से भी, विद्यालय से भी और श्रेष्ठ जनों से भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन का क्या अर्थ होता है? मतलब हम लोग उनसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनके बारे में जान सकते हैं। ये पीटेड जुलाई 2011 का क्वेश्चन है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। एक, उनसे प्रश्न करने को कहना। उनसे ही अगर प्रश्न करने को कहेंगे और आप सिर्फ उत्तर देते रहेंगे तो इनसे आप ये नहीं समझ सकते कि उनके मन मस्तिष्क कैसा है, उनका विचार कैसा है ना, वो उनकी भाषा शैली कैसी है। ये आप उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनके बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब आपको इंटरेक्ट करना है तो पूरी तरह से आपको बातचीत करना होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट नहीं है। सेकंड है विचारों का आदान प्रदान करके। हाँ, यही चीज़ मैं कह रही थी। इंटरेक्शन विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक का कैसा हो सकता है कि उनके विचार जो है आदान प्रदान करके, मतलब दोनों के बीच कम्युनिकेशन, अच्छी खासी कम्युनिकेशन करके, है ना। जैसे कि हम लोग कोई टॉपिक उठाएं तो उस टॉपिक में शिक्षक की राय क्या है और बालक की राय क्या है, विद्यार्थियों की राय क्या है। जब इस चीज़ के बारे में हम लोग बहस करते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं, तब हमको जाके पता चलता है कि सामने वाले की विचार कैसी है ना, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनकी भाषा शैली कैसी है। और तब जाके हम लोग का इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है और हम सामने वाले को जान भी पाते हैं। टीचर जो है स्टूडेंट को जान पाता है और स्टूडेंट जो है वो टीचर को जान पाता है। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 है, विचारों का आदान प्रदान करके। अगर बाकी ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि उन्हें निर्देश देके सिर्फ आप कार्य करवाएंगे तो आप उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप उनसे मिल नहीं पाएंगे, आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे कि बालक का मस्तिष्क कैसा है, बालक कैसे अपने विचारों को प्रेजेंट करता है ना, वो बोल पाता है कि नहीं, समझ पाता है कि नहीं किसी चीज़ को। ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। सिर्फ अपने विचार आप रिप्रेजेंट करेंगे तो विद्यार्थियों को तो समझ में आ जाएगा कि हाँ टीचर के विचार क्या है, लेकिन टीचर को कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट के विचार कैसे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों का विचारों का आदान प्रदान करना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, विचारों का आदान प्रदान करना। तो इसके द्वारा जो है विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण किया जा सकता है। इसी का मतलब संप्रेषण होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, मतलब शिक्षा में समाजीकरण का क्या महत्व होता है, क्या योगदान होता है। ये सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, या 4, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य ये होता है कि समाज में बच्चे और वयस्क कैसे एडजस्ट हो पाए, ठीक है, कैसे अनुकूलन कर पाए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बेस्ट है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यही शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का महत्व है कि बच्चों को ये सिखाना कि वो अनुकूलन कैसे करे और एडजस्ट कैसे करे, समायोजन कैसे करे, कैसे मिलजुल के अपने राय को व्यक्त कर पाए, सामने वाले की बातों को सुन पाए, ठीक है, और इसी तरह कैसे एडजस्ट कर पाए। ऑप्शन नंबर 1 को अगर देखें, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, तो सामाजिक मानदंडों को तभी पालन कर पाएंगे जब हमें लगे कि वो हमारे अनुकूल है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है, अपने सामाजिक
बनाना, अपने सामाजिक मानदंड बनाकर और दूसरे को बोलना कि हाँ इसी को फॉलो करो, तो ये सही नहीं है। हम सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, अपना अलग अलग सामाजिक मानदंड होती है, और एक दूसरे के सामाजिक मानदंडों को फॉलो करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुकूलन कर पाते हैं और एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा था समाज में बड़ों का सम्मान करना। सिर्फ सम्मान करने से समाजीकरण नहीं होता है, और सिर्फ सम्मान करने से हम लोग एडजस्ट नहीं हो सकते, उनका हम लोग को विचार को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग आ चुके हैं। टोटल 50 क्वेश्चन थे, थोड़े से और बचे हुए हैं जो कि हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे, बहुत ही अच्छा लगे, और हाँ, हर वीडियो का रिवाइज करते रहिए। ठीक है, छोड़ मत दीजिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो ये क्वेश्चन पेपर के बारे में है, प्रैक्टिस पेपर के बारे में है, कि इस बार हो सकता है कि आपका ऑनलाइन हो, अभी कुछ ऐसा खास बताया नहीं गया है। अगर ऑनलाइन होगा तो भी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस किया करें उसका, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टाइम टेकिंग होता है सारे क्वेश्चंस, जितने भी सेक्शन है, चाहे वो ईवीएस का हो, मैथ्स का हो या पेडागोगी का हो, बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो घर पर आप इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसा आपका अभी फ़िलहाल सोर्स है वैसे में आप इनका प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।